ठीक है, चलो। अब देखो, हमने ये पिछली क्लास के अंदर थोड़ी बहुत इसके अंदर हमने जो बात करी थी, ये हमने जो रह गया था इसके अंदर कि कौन सा हार्मोन किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या काम करता है वो चीजें देखी थी। जैसे एलएच जो होता है लेडिक सेल पे काम करता है, एफएसएच जो होता है सर्टोली सेल पे, और मैंने आपको एक एंजाइम बताया था जो कि सर्टोली सेल रिलीज करती है एरोमेटेज, जो कि एंड्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ईस्ट्रोजन के अंदर। और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन के अंदर हमने स्पर्मियोजेनेसिस जो कि एफएसएच के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने ये टी जो अपन ने टीएस ऑफ पेनिस पढ़ा था, जिसमें हमने दो इरेक्टाइल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, कॉर्पोरा कैवर्नोसम और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। फिर कुछ हमने बात करी थी इसके अंदर यूरेथ्रा कौन बनाता है, फ्रेन्यूलम क्या होता है, ठीक है, ग्लांस पेनिस क्या होता है, और फोर स्किन या फिर एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको अपन बोलते हैं सर्कम सीजन भी पढ़ा था। इसी के साथ में हमने फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे हमने मेल के अंदर पढ़ा। और फिर मेमोरी ग्लैंड के लिए हमने लिखा था कि ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होता है। फिर हमने ये इसके अंदर फीमेल के अंदर स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें यूट्रस था, फेलोपियन ट्यूब थी, ओवरी थी, और इसके अंदर कुछ लिगामेंट के बारे में हमने देखा था कि कौन सा लिगामेंट कैसे हेल्प करता है। यानी ये पूरा लिगामेंट, ओवरी जो है एक तरीके से कैसे एब्डोमिनल वॉल से पेल्विक वॉल से किस तरीके से कनेक्टेड रहती है, उसके बेसिस पे हमने ये देखा। और हमने लास्ट में ये देखा था कि भाई जो अपने अपन ये बोलते हैं, जैसे कि ये जो अपन ने देखा था, जो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल जो होता है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज हमने पढ़ी। फिर हमने तीन लेयर देखी थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। किसमें क्या चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो चेंजेस, मतलब मेंस्ट्रुअल चेंजेस जो आएंगे, साइक्लिक चेंजेस जो देखे जाते हैं, वो कहाँ पे देखे जाते हैं, एंडोमेट्रियम में। और जो मायोमेट्रियम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, पार्चुरेशन के समय पे, जब डिलीवरी ऑफ फीटस होता है उस समय पे हम ये चेंजेस देखते हैं। देन हमने ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर देखा था, जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, वल्वा। इसके अंदर ये सारे पार्ट इंक्लूडेड थे, और हर एक पार्ट का हमने बात करी थी। जैसे कि मोन्स प्यूबिस की अपन ने बात करी, क्लाइटोरिस की बात करी, और हाइमन के लिए मैंने ये बताया था कि भाई जो है आइडियल, जो अपन बोलते हैं रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, तो जिसके लिए वो क्या हो सकता है, जॉर्ज से, वेजाइनल टेम्परनेंस से, वो कोई भी, अगर मान लो कि अपन ये बोलते हैं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से भी ये ब्रेक हो सकती है और ब्रेक नहीं भी हो सकती। देन उसके बाद में आज अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी, और अगर अपन ये बात करें नीट से तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। हम ये बात करेंगे इसके अंदर आज गैमेटोजेनेसिस का, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस की अगर अपन ये बात करेंगे, हम ये सीखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है गैमेट का। फिर हम ये देखेंगे कि मेल के अंदर कैसे होता है और फीमेल के अंदर कैसे होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब ये oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो थोड़ा बहुत माइटोसिस और मियोसिस की बात है। तो हमने 11th क्लास में अपन ने ये देख रखा है कि भाई माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, हमने बेसिक चीज पढ़ रखी। तो अभी जब अपन ये बात करेंगे तो हमारे को ये पता रहेगा कि भाई अगर जब हम मियोसिस बोल रहे हैं तो वहां पे हम रिडक्शन करवाएंगे, और जब अपन माइटोसिस बोल रहे हैं वहां पे हम क्या रखेंगे, क्रोमोसोम नंबर को सेम रखेंगे, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड अपन स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाओ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। चलो, गैमेटोजेनेसिस तो हमने ये पहले भी पढ़ा था, जैसे कि अपन ने जब हमने स्टार्टिंग क्लास की अपन ने बात करी थी, तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि भाई अपने क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहला इवेंट ये देखा था गैमेटोजेनेसिस, लेकिन उससे पहले हमने ये पढ़ना होता है कि भाई ये गैमेटोजेनेसिस होता कहां पर है, किस तरीके से होता है, उसका अपन ने स्ट्रक्चर समझा। अब देखो नाम से ये पता चलता है कि इस नाम को जब आप तोड़ोगे तो इस नाम को तोड़ने पे क्या मिलेगा, गैमेट जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। और किसका फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन। तो उसी से रिलेटेड अपन इसके अंदर अपन एक एक पॉइंट की अपन बात करते रहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। गैमेट के फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट की जब अपन बात करते हैं, तो मेल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का, जिसको अपन मेल गैमेट बोलते हैं, और फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो ये गैमेट की अगर अपन इसको अपन इंडिविजुअल की अगर अपन बात करें, तो अगर अपन मेल की अगर अपन बात करते हैं और एक अपन बात करते हैं इसके अंदर फीमेल की, ठीक है।
तो मेल की अगर अपन ये बात करें तो मेल के अंदर जो गैमेट होता है, यानी मेल के अंदर जो गैमेट है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्पर्म। ठीक है। और फीमेल का जो गैमेट है उसको अपन क्या बोलेंगे? ओवम। ठीक है। तो ये जो स्पर्म है ये अल्टीमेटली क्या कहलाता है? इसको अपन क्या बोलेंगे? मेल गैमेट। ठीक है। और ये जो है ये क्या है हमारे पास में, ये जो बना है इसको अपन क्या बोलेंगे? फीमेल का गैमेट बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ये बहुत बेसिक सी बात है। अब जैसे कि नाम से पता चलता है किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis। नाम से पता चल गया। तो यहां पे अगर अपन ये बात करें तो यहां पे जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और ओवम का फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं? oogenesis। ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। ये हो गया हमारे पास में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है। तो हमारे को अब इन सब प्रोसेस को अच्छी तरीके से देखना है कि कौन सा प्रोसेस किस तरीके से होता है, या फिर हम ये बोलते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर अपन ये बोलते हैं इंक्लूडेड होती। अब जब अपन सिंपल सी ये बात करते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम के फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं? oogenesis। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो होता है, ये स्टार्ट होता है एक तरीके की सेल से जिसको अपन बोलते हैं पीजीसी बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर अपन ये बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमेटोजेनेसिस का जो स्टार्टिंग होती है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस जो देखा गया है, ऑब्जर्व जो होता है, ऑब्जर्व्ड इन पीजीसी। पीजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीजीसी की फुल फॉर्म होती है प्राइमोडियल जर्म सेल। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? प्राइमोडियल जर्म सेल समझे? अब नाम से समझ में आता है प्राइमोडियल जो पहले बनी होगी, और जर्म सेल का मतलब क्या हो गया? जो किसी ना किसी गैमेट का फॉर्मेशन, हमने बात करी थी जर्मिनल सेल एक तरीके की। और जर्मिनल सेल में कौन सा डिवीजन देखा जाता है? अगर अपन ये बात करें, अगर उसको गैमेट बनाना है तो उसके अंदर हम ये बात करते हैं मियोसिस देखा जाता है। अब ये जो होता है मियोसिस, देखो क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा एक गैमेट नहीं बनता, गैमेट बनते हैं ज्यादा। ठीक है ना, ज्यादा बनते हैं। यानी अगर फीमेल की अगर अपन बात करें तो हम पोलन ग्रेन की भी अपन बात करते हैं तो पोलन ग्रेन का नंबर ज्यादा, स्पर्म का भी नंबर क्या होता है? हमने ज्यादा, हमने देखा था कि एक पर इजैक्यूलेशन में 3 से 4 ml क्या निकलता है? सीमन। और हर ml के अंदर अपन ये बोलते हैं 20 से लेकर के 120 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो इनका नंबर देखो बहुत ज्यादा है। और जब भी अपन ये बात करते हैं नंबर को इंक्रीज करने की बात करते हैं तो कौन से डिवीजन की बात करते हैं? माइटोसिस। और जब अपन क्रोमोसोम को आधा करने की बात करते हैं तो उसकी अपन किसकी बात करते हैं? मियोसिस। तो कुल मिलाकर के इस प्राइमोडियल जर्म सेल की जब अपन बात करेंगे तो दोनों तरीके का डिवीजन देखा जाएगा। अगर अपन ये बात करें, माइटोसिस भी देखा जाएगा और मियोसिस भी देखा। अब खास बात यह है कि ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल है, इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन का मतलब समझते, ओरिजिन का मतलब ये होता है इसकी उत्पत्ति, यानी ये कहां पे सबसे पहली बार बनी होगी। तो इसका जो ओरिजिन होता है, अगर इसके अपन ओरिजिन की अगर अपन बात करें तो इसका ओरिजिन देखा गया है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा गोनेडल रीजन। अब एक्स्ट्रा गोनेडल का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आता है, गोनेड्स का मतलब क्या होता है? टेस्टिस और ओवरी। एक्स्ट्रा का मतलब होता है इस गोनेड्स के बाहर की तरफ, यानी इन गोनेड्स के अंदर नहीं है। तो इसका ओरिजिन देखा गया कि गोनेड्स के बाहर की तरफ। अब ये बाहर कहां पे? जब हम ये एम्ब्रियो को देखते हैं तो देखा जाता है योग सेक नाम की एक चीज होती है। योग का मतलब आप समझते हो, जैसे कोई भी आपने एग देखा होगा, एग के अंदर येलो पार्ट देखते हैं, ठीक है ना? तो हम ये बोलते हैं कि इस योग के बेसिस पे हम अलग अलग तरीके के एग को बोलते हैं, जैसे कि एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल। ये अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, अगर अपन ये बात करें, एग होते हैं। अब जब आपने किसी हेन का एग देखा होगा या किसी मुर्गी का एग देखा होगा, उसमें योग पार्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? लेकिन जब ह्यूमन एग की अपन बात करते हैं तो इतना ही योग होता है जितना न्यूट्रिशन के लिए काम में आता है, जो अर्ली एम्ब्रियो को। क्योंकि योग के अंदर होता क्या है? फैट होता है, कुछ विटामिन होते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना? ये सब क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं उसको एनर्जी देने के लिए, कि ताकि वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर सके? बूस्ट कर सके। तो इसका जो ओरिजिन होता है एक्स्ट्रा गोनेडल रीजन होता है। एक्स्ट्रा गोनेडल रीजन कहां पे होता है? अगर अपन इसके लोकेशन की अपन बात करें, ठीक है, अपन ये बोलते हैं नियर टू योग सेक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो योग सेक वाले रीजन जो होता है वहां पे क्या देखा जाता है? इसका ओरिजिन देखा जाता है।
अब जैसे मान लो कि मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं, तो इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि हम ये बात कर रहे हैं कि एक फीटस है ये, ठीक है। इस फीटस के अंदर देखा जाता है एक स्ट्रक्चर देखा गया ऐसे, ये योग सैक है, और एक जो स्ट्रक्चर देखा जाता है इसको अपन बोलते हैं एलेंटॉइस है, ठीक है। इसी से ही एक मेम्ब्रेन निकलती है जिसको अपन बोलते हैं ऐसे, एमनियोन बोलते हैं। और सबसे बाहर की तरफ एक जो मेम्ब्रेन दिखती है इसको अपन बोलते हैं कोरियन बोलते हैं। और सबसे बाहर की तरफ अगर अपन ये बात करें, ऐसे बाहर की तरफ क्या होती है, ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, समझ में आया। तो अपन एक एक चीज की अगर अपन ये बात करें, तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं योग सेक। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको अपन बोलते हैं एलन टॉइस, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन जो बनाई है इसको अपन बोलते हैं एमनियोन, और ये जो मेम्ब्रेन बनाई है इसको अपन बोलते हैं कोरियन। ये अपन आगे भी अपन बात करेंगे। अब ये कोरियन से निकलने वाले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई, ठीक है ना। इसका अपन बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या इतनी बात समझ में आई। तो प्राइमोडियल जर्म सेल का जो ओरिजिन देखा जाता है वो कहीं यहां पे देखा जाता है, ये जो है पीजीसी है। अब मान लो कि ये जो फीटस है ना, हमको नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की अपन बात कर लेते हैं कि ये एक बार मान के चलो ये मेल है, ठीक है ना, और दूसरे कंडीशन में मान के चलो ये क्या है, फीमेल है। मेल होगा तो किस चीज का डेवलपमेंट होगा, कौन सी डक्ट होगी, वुल्फियन डक्ट या मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट, ठीक है। तो वुल्फियन डक्ट बनेगी, और वुल्फियन डक्ट आगे जाकर के टेस्टिस और ओवरी, मतलब टेस्टिस का, एपिडाइमिस का, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने का काम करेगी। तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक रीजन के अंदर यानी फीटल डेवलपमेंट के दौरान ये क्या कर चले जाते हैं, टेस्टिस में चले जाते हैं, और आगे जाकर के इन्हीं रीजन को अपन, इसी सेल को अपन क्या बोलने लग जाते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। अगर मान लो ये फीमेल बना या फिर फीमेल बनी, तो ये जो आपके प्राइमोडियल जर्म सेल क्या करते हैं, इस फीटस में आते हैं, और 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, 25th समझ गए, मतलब वीक की अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। एक ट्राइमेस्टर को बना, मतलब एक ट्राइमेस्टर के अंदर करीब करीब कितने होते हैं, 12 हफ्ते होते हैं। दो ट्राइमेस्टर के अंदर कितने हो गए, 24 हफ्ते। यानी 6 महीने के कंप्लीट होने के जस्ट बाद में, यानी 7वें महीने के अंदर ये प्राइमोडियल जर्म सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए किसको यूज करेंगे, माइटोसिस को, और माइटोसिस को यूज करके बनाएंगे ऊगोनियम। तो फीमेल के अंदर ये ऊजेनेसिस, और जो अपने मेल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस थोड़ा सा स्लाइटली क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपसे ये बोला जाता है कि गैमेटोजेनेसिस जो मेल के अंदर होता है और फीमेल के अंदर होता है, ये क्या होता है, एक दूसरे से अपन ये बोलते हैं स्लाइटली डिफरेंट होता है। मेथड सेम है। मेथड की अगर अपन बात करें, पहले नंबर बढ़ाओ, उसकी ग्रोथ कराओ, ग्रोथ करा करके उसको क्या करो, मैच्योर करो, दोनों के अंदर ये देखा जाता है। लेकिन जब अपन ये बात करते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ, खत्म कब हुआ, इन बीच का जो ड्यूरेशन है, इसके अंदर हमारे को क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। तो इतनी बात समझ में, ये पीजीसी गए, ये जाएंगे इसके फीटस के अंदर, ये चीज बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि पीजीसी कहीं ना कहीं हमारे को कहां पे दिखाई देते हैं, इस योग सेक के अंदर, और योग सेक से कहां चले जाते हैं, अपने एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान, फीटल लाइफ के दौरान यहां जाकर के डिवाइड करते हैं और आगे का प्रोसेस अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो गैमेटोजेनेसिस की जब अपन बात करते हैं, अब ये गैमेटोजेनेसिस जो होता है सब डिवाइडेड होता है, यानी डिवाइडेड होता है 3 फेजेस के अंदर। तो ये इनटू 3 फेज, यानी जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की भी बात करेंगे तो यही 3 फेज की बात करेंगे, और ooजेनेसिस की अपन बात करेंगे तो भी यही 3 फेज की अपन बात करेंगे। कैसे, तो अगर फेजेस की अगर अपन ये बात करें, तो फेजेस में सबसे पहला फेज क्या होता है, जैसे कोई भी चीज को अगर मान लो कि अपने को गैमेट बनाना है, गैमेट एक ऐसी चीज है कि जिसको आपको नंबर ज्यादा चाहिए। तो और अब हर किसी की लाइफ अलग होती है, जैसे कि आपने सुन रखा होगा कि फीमेल की लाइफ के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एक पर्टिकुलर फेज से स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर फेज पे खत्म होता है। उस दौरान अगर प्रेगनेंसी ना हो तो उस दौरान उसके हर महीने क्या होते हैं, बॉडी के अंदर एक एग का फॉर्मेशन होता है, जो कि पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। लेकिन मेल की बॉडी के अंदर ऐसा नहीं,
उसके अंदर एक प्यूबर्टी फेज होती है, फीमेल के अंदर भी प्यूबर्टी फेज, लेकिन वहां से लेकर के जब तक उसकी बॉडी अप्लाई करती है यानी अलाउ करती है, उसकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन जब तक अलाउ करता है तब तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अपन ये बात करते हैं फिजियोलॉजिकली मेल और फीमेल क्या हो गए, एक तरीके से डिफरेंट हो गए। तो गैमेटोजेनेसिस हो गए कि अपने पास में 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेज जो होता है उसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। सबसे पहला फेज होता है मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको अपन क्या करेंगे, ग्रोथ, और ग्रोथ हो गई तो इसको अपन मैच्योर करने का काम करेंगे। तो 3 फेजेस होती है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो 3 फेजेस देखे जाते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस के अंदर 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा कौन सा होता है, मैच्योरेशन फेज होता है, ठीक है। इसको देख लो, फिर आगे चलते हैं अपन। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं अपने, ठीक है। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है यहाँ पे कि जब हम ये प्रोसेस की बात करते हैं तो ये जो गैमेटोजेनेसिस और oogenesis है ये हार्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस है, ठीक है। इतनी बात समझ। तो अगर अपन ये बात करें कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है, गैमेटोजेनेसिस जो है उसका जो रेगुलेशन होता है यानी नियंत्रण जो होता है, उसका रेगुलेशन जो होता है वो कैसा होता है, हार्मोनल होता है, ठीक है। तो कौन से हार्मोन, सवाल ये आता है कि हार्मोन है तो अपनी बॉडी में तो बहुत सारे हार्मोन है, कौन से हार्मोन। तो कहा गया कि इसके लिए अपन ये बात करते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन, लेकिन रेगुलेशन जो होता है वो पिट्यूटरी के हार्मोन के थ्रू देखा जाता है। अब पिट्यूटरी में भी तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कौन से हार्मोन। तो अगर अपन ये बात करें तो एक हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, जीएनआरएच, ठीक है ना। तो जीएनआरएच पिट्यूटरी हार्मोन नहीं, ये क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। ये पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है 2 हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं एलएच और एफएसएच। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका हमने पहले भी प्रोसेस पढ़ रखा है। मेल के अंदर हमने एलएच पढ़ा था, कहां पे, जो एंड्रोजन को रिलीज करवाने वाला, जिसको लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। एफएसएच किस पे काम करता है, सर्टोली सेल पे। तो हार्मोनल रेगुलेशन तो हो गया। तो यानी ये हार्मोन क्या करते हैं, अपने पास में काम में आते हैं। तो ये कुछ मोटा मोटी ये बात थी कि इसके अंदर अपने स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस के लिए। अब अपन पहला प्रोसेस इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलो भाई। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर अपन बात करते हैं कि जो ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर, स्पर्म जो होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब 2 हैप्लॉइड मिलेंगे स्पर्म और ओवम तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो स्पर्म जो है एक तरीके का कैसा स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पे ये बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म भी बोलते हैं इसके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसाइज इस तरीके से हो जाता है कि क्लैरिफाई हो जाता है कि स्पर्म जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर अपन को बनाना। अब ये होता कहां पे, अगर अपन ये बात करें, अकर इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल याद है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। टेस्टिक्यूलर चैम्बर्स होते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, जिनका नंबर कितना होता है, 250 से लेकर के 300।
उसमें हाईली कॉइल्ड टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक से लेकर के तीन। उस एक से लेकर के तीन स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें अपने पास में अपन ने पढ़ी थी दो तरीके की सेल होती है, क्यूबॉइडल सेल और कॉनिकल या फिर कॉलमनार सेल। क्यूबॉइडल सेल को हमने नाम दिया था अपने स्पर्मेटोगोनियम। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कहां पे देखा जाता है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में देखा जाता है। और स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, यानी अगर अपन ये बात करें कि यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने वाली जो सेल्स होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पीजीसी। ये पीजीसी आगे जाकर के डेवलप करती है स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो कहीं कहीं पे अपन स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे और कहीं कहीं पे अपन स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल वाली बात है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो इसकी अगर अपन ये बात करें कि स्पर्मेटोगोनिया किससे डिराइव्ड हो रखी है, किससे बन रखी है, वो किससे बन रखी है, पीजीसी से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हैप्लॉइड स्पर्म का बनना, कहां बनना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनना, ठीक है। किससे डिराइव्ड होती है स्पर्मेटोगोनिया, वो किससे होती है, स्पर्मेटो मतलब पीजी प्राइमरी अपने प्राइमोडियल जर्म से। देन हम ये बात करते हैं कि जैसे कि अभी अपन ने सीखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी क्या होता है, तीन स्टेप होते हैं, यानी तीन फेजेस देखी जाती है। कौन सी फेज होती है, पहली कौन सी होगी, मल्टीप्लीकेशन प्लीकेशन फेज होगी, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, ग्रोथ फेज होगी। तीसरी कौन सी हो गई, मैच्योरेशन फेज होगी, ठीक है। मैच्योरेशन फेज हो गई अपने पास में, इतनी बात क्लियर है। चलो अब आगे अपन बात करते हैं कुछ टर्म के बारे में, ध्यान रखना। एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक होती है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। स्पर्मियोजेनेसिस को स्पर्मेटोलियोसिस भी अपन कभी कभार बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो क्या होता है कि जब अपन ये बात करते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम से मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड के बनने का प्रोसेस, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड के बनने का जो प्रोसेस होता है उस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं अपने पास में, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और अगर अपन ये बात करें इसके अंदर कि यहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये दोनों सवाल एक आपके क्या हो रहा है एग्जाम के अंदर पूछे जाए, ठीक है। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस तो नहीं पूछा जाता क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस लिख रखा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये जो अपने पास में प्रोसेस होते हैं, तो अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, जब तक आप इसको लिख लो और इसको समझ लो अच्छी तरीके। चलो भाई, अब ये जो हमने बात करी, किसकी बात करी अपन ने, स्पर्मेटोजेनेसिस की अपन ने बात करी। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की जब अपन बात कर ही रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें अपन और समझ लेते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन जो अभी अपन ने पढ़ा, जीएनआरएच और ये सब चीजें किस तरीके से बात चलती है, कि मतलब कैसे स्टार्टिंग होती है, उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसके अंदर हार्मोनल रेगुलेशन की, ठीक है। अब एक टर्म आपने सुन रखी होगी, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है ना, आपने सुन रखा होगा। अब प्यूबर्टी एक फेज होती है जिसको अपन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, प्यूबर्टी वो फेज होती है, फिर वो एज होती है, वो पीरियड होता है जिसके अंदर सबसे पहली बार अपन ये बोलते हैं स्पर्म और ओवम का क्या होता है, फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, मैच्योरेशन फेज या फिर अपन बोलते हैं कुछ अपन ये बोलते हैं बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, हर लोगों का अलग अलग तरीका होता है कि प्यूबर्टी को कैसे बात करते हैं, किस तरीके से अपन समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्यूबर्टी के अंदर बच्चों की एकदम, जैसे मान लो कि लड़का है तो उसकी हाइट एकदम से ऐसे लंबा खंबे की तरह हो जाएगा, ठीक है ना,
ठीक है ना। लड़कियों के अंदर उसकी आवाज जो होती है उसके अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी डेवलपमेंट आने लग जाता है, हार्मोनल डेवलपमेंट चेंजेस आने लगते हैं। तो हर किसी के अंदर एक अपीयरेंस वाला चेंज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। तो देखो हुआ क्या, जैसे कि आपको एक चीज समझाते हैं कि मान लो कि ये हमारे पास में क्या है, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है जिसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इसमें क्या होता है, एक मटर के आकार की क्या होती है, एक ग्रंथि, एक ग्लैंड होती है जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, तो ये जैसे कि अगर अपन ये बात करें, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम बोलते हैं। और इसमें से एक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एक और पार्ट होता है, लेकिन वो ह्यूमंस के अंदर थोड़ा सा अपन बोलते हैं कि इल डेवलप होता है, जिसको अपन बोलते हैं मीडियल पिट्यूटरी। लोअर एनिमल के अंदर ज्यादा देखा जाता है, जिसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं एमएसएच। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने काम की चीज है, उसको अपन देखते हैं। तो हुआ ये कि जो हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती है, ये जैसे मान लो कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है। इस न्यूरोसिक्रीटरी सेल से क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो जीएनआरएच की फुल फॉर्म क्या होती है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या इतनी बात समझ में आई, नाम से समझ में आ रहा है। ऐसे हार्मोन रिलीज कराने जो गोनेट्स पे जाकर के, यानी गोनेडोट्रोफिन यानी गोनेट्स पे काम करने वाले हार्मोन को रिलीज कराना, रिलीज कराना। तो ये रिलीज कैसे होगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक सर्कुलर मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है ना, जिसको अपन हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, पोर्टल का मतलब दो अपने ऑर्गन को क्या करने वाला, कनेक्ट करने वाला। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करता है कि एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोटीनेसिस हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं एफएसएच और एलएच। अब ये सारी की सारी जो प्रक्रिया जो हो रही है अपन ये बोलते हैं ठीक है ना, एट प्यूबर्टी। तो जब प्यूबर्टी आती है तो उस समय पे क्या होता है कि ये चीज रिलीज होती है। ठीक है ना, अब ये चीज रिलीज तो पहले भी हो रही थी, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम, या फिर आप ये समझ सकते हो कि बिल्कुल निम्न होती है, थोड़े बहुत फंक्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो इसकी मात्रा एकदम से बढ़ती है। ठीक है ना, इसका कहा जाता है कि एक हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है, एंटी गोनेडरी हार्मोन भी मान लो, कि गोनेड्स को जो डेवलप कराने वाला हार्मोन जो है, यानी जो जीएनआरएच जो होता है उसको सप्रेस करने का काम होता है। तो 13 साल की उम्र तक, मतलब अपन ये बोलते हैं कि जो पिट्यूटरी जो पीनियल ग्लैंड जो होती है, जिसको अपन थर्ड आई भी बोलते हैं, तो उसके अंदर होता ये है कि कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है ना, जिसको अपन पोन्स एसरब्यूली भी नाम से अपन जानते हैं, लेकिन आप ब्रेन सैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज डिपोजिट होता है तो मेलेटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मेलेटोनिन का लेवल कम हुआ तो जीएनआरएच रिलीज हुआ, जीएनआरएच का पीक लेवल आ गया है, और एलएच का और एफएसएच का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। अब ये एलएच जो है और ये एफएसएच जो है, हम स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग जगह काम करेंगे। ये जाकर के काम करेंगे एक तरीके की सेल पे जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेडिक सेल बोलते हैं, या फिर इसी को ही अपन एक और नाम से जानते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, अब नाम से ही समझ में आता है कि इंटरस्टिशियम यानी दो जो अपने पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी उसके बीच में, इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल। और ये जो अपने पास में काम करता है, एक तरीके की सेल पे काम करता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। ये अपन पहले पढ़ चुके, सर्टोली सेल, ये चीज हो गई। अब ये जो अपन ये बात कर रहे हैं, एलएच जो है ये क्या करता है, इस लेडिक सेल के पास में जाता है, और लेडिक सेल के पास में जाकर के यहां से एक एंड्रोजन को रिलीज कराता है, इंक्रीज करवा देता है। यानी एंड्रोजन जो यहां पे रिलीज हो रहा है वो हाई अमाउंट के अंदर क्या होता है, एंड्रोजन रिलीज होता है। और एंड्रोजन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है भाई, टेस्टोस्टेरोन। तो एक एंड्रोजन रिलीज हुआ जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, हमने पढ़ा था, उसकी मदद से कहां पे जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और वहां जाकर के प्रोसेस स्टार्ट कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। इतनी बात समझ में आते हैं। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट
प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भाई, तो ये किसको स्टिमुलेट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा नहीं करवा पाता, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी दो फेज पढ़ी, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है ना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी ये जो टेस्टोस्टेरोन है स्टिमुलेट तो करा दिया, स्पर्म बनने का प्रोसेस भी चालू हो गया, लेकिन जब अपन ये बात करते हैं कि फंक्शनल मैच्योरेशन जो स्पर्म होता है, यानी स्पर्म की शेप का चेंज होना, मॉर्फोलॉजिकल चेंज होना, उसका काम करवाने का काम कौन करता है? सर्टोली सेल करता है। इस सर्टोली सेल से क्या होता है कि कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे ये पूछे कि जो एलएच का काम क्या होता है, तो एलएच का काम क्या होता है हमारे पास में, मतलब डायरेक्टली ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज, और टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट। अगर एलएच नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, एफएसएस के होने का कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो कि एफएसएच का काम क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जहां इनकम्प्लीट रह गया था, या फिर अपन बोलते हैं जहां रुक गया था, उसके आगे का प्रोसेस क्या करना है? स्टार्ट करना है, यानी मॉर्फोलॉजिकल चेंज। यानी स्पर्म की जब अपन शेप देखते हैं तो एक हेड पढ़ते हैं, एक मिडल पीस पढ़ते हैं और एक टेल पढ़ते हैं। तो पहले वो एक सेल्यूलर शेप का होता है, फिर एलोंगेटेड शेप हो जाती है, तो शेप को चेंज करने का काम कौन करता है? एफएसएस। तो क्वेश्चन आए तो कर लोगे कि टेस्टोस्टेरोन, मतलब टेस्टोस्टेरोन किसने रिलीज करा? स्पर्मेटोजेनेसिस का काम जो था वो किसने स्टार्ट कराया? स्टिमुलेट किसने किया? एलएच ने किया। इसको देख लें आप। चले भाई, ठीक है, तो ये हमने एक हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ लिया। अब जो जो चीज प्रोसेस होगी तो आपको बस ये ध्यान रखना है कौन क्या काम करा रहा है, ठीक है ना, बस दिमाग में रखते रहना कि कौन सा हार्मोन क्या काम करा रहा है, उसकी अपन बात करते हैं। अब अपन इसकी बात करते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस की, ठीक है। चलो, तो कहां से बात स्टार्ट हुई? बात स्टार्ट हुई अपने, अगर अपन ये बात करते हैं, अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया का डेरिवेटिव कौन है? पीजीसी। पीजीसी की फुल फॉर्म प्राइमोडियल जर्म सेल। तो एक थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं उसके अंदर, ये जो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो हमने ऐसे 3 चक्रे बनाए थे, ठीक है, ये इस तरीके से, ये हमने ऐसे बनाया था, और इसके अंदर हमने ये बोला था कि यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होती है? ऐसे कॉलमनार सेल्स होती है, ये इस तरीके सेल बनाई थी तीनों के अंदर, ये ऐसे, ठीक है भाई। अच्छा, इन सेल का नाम क्या है? सेमिनिफेरस, मतलब ये पूरी की पूरी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो जिसको अपन ने देख रखा है, उसका नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसमें ये जो ग्रीन जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाया है, इनको अपन क्या बोलते हैं? ये जो है हमारे पास में, ये सभी क्या है? सर्टोली सेल्स है, ठीक है भाई। तो एक मैं बता देता हूं आपको, तो ये ग्रीन से जो बना रखा है ये क्या है हमारे पास में? सर्टोली सेल, ठीक है, ये है सर्टोली सेल, ठीक है। अब ये सर्टोली सेल के जस्ट अगर अपन ये बात करें ऐसे, हमारे को यहाँ पे क्या मिलती है? एक क्यूब लाइक सेल मिलती है, इस तरीके से। इस क्यूब लाइक सेल को अपन क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एक और नाम भी होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और इस जर्मिनल एपिथेलियम की अगर अपन ये बात करें, जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स है इसको अपन क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। और ऐसे बाहर की तरफ अगर अपन ये बात करें, यहां पे, ठीक है, ये जो सेल्स हमने पढ़ी थी,
इन सेल को अपन क्या बोलते हैं? लेडिक सेल बोलते हैं। और ये इनके बीच में प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एक और नाम से भी जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर भाई? ठीक है। अब हार्मोन कौन कौन से थे? एक था LH और एक था FSH। एक LH हो गया और एक FSH हो गया। अब ये LH और FSH ने किस किस के ऊपर काम किया? FSH गया इसके पास में, LH गया, अगर अपन ये बात करते हैं, सॉरी पट्टा लिख दिया, ये यहां पे है, ऐसे लो इसको, एक मान लो LH और एक मान लो FSH। LH गया इसके पास में और FSH गया इसके पास में। समझ में आया किस तरीके से? और कहां से रिलीज हो रही है? पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। रिलीज कराने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस का GnRH। अब यहां से एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? एंड्रोजन। लेकिन ये एंड्रोजन बाहर है, तो इस एंड्रोजन को अंदर पहुंचाने के लिए अगर अपन ये बात करें तो एक अपने पास में, अगर अपन ये बात करते हैं, एक हमारे पास में क्या करें, छोड़ ऐसे ही बना देते हैं। एक अपने पास में प्रोटीन रिलीज होगी। इस प्रोटीन का नाम क्या हो गया? ABP। ये ABP क्या करेगी? इस एंड्रोजन को पकड़ेगी और अंदर ट्रांसफर कर देगी। बात समझ में आ गई? ABP ने पकड़ा और अंदर ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही अंदर जाएगा इसके अंदर क्या स्टार्ट करवा देगा? ये एंड्रोजन किसको स्टार्ट करवाएगा? स्टार्ट करवा देगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाया इसने। अब कैसे स्टार्ट हुआ ये चीज तो हमने वैसे भी देख लिया था, उस हार्मोन से भी देख लिया था। तो सबसे पहली चीज होती है, स्टार्टिंग की फेस होती है, जो जो स्टार्ट करवाने वाला होता है वो होता है PGC। PGC बोले तो प्राइमोडियल जर्म सेल। ये प्राइमोडियल जर्म सेल क्या करता है? जा करके बनाता है स्पर्मेटोगोनियम को। ठीक है, और सारी कहानी यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम को क्या करता है? बनाता है। और ये सारा का सारा प्रोसेस कब चल रहा है? एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर चल रहा है। अब मेल की खास बात यह है कि मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो क्या चलता है? पूरी लाइफ के अंदर चलता है, थ्रू आउट द लाइफ। तो 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा जो भी है या फिर ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर अपन ये बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो चलता है थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ क्या चलता है? स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हैप्लॉइड स्पर्म बनेंगे और किसकी बदौलत बनेंगे? हमारे पास में स्पर्मेटोगोनियम से। तो चीजें जो है वो स्पर्मेटोगोनियम से क्या हो जाएगी अपने पास में स्टार्ट। अब कैसे स्टार्ट होती है उसको देखते जाओ, एक बार बाद में लिख लेना, इसको पहले देख लो। ठीक है, ये जैसे मान लो कि ये एक सेल मान लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं एक डिप्लॉइड सेल है, 46 क्रोमोसोम में ह्यूमन की है, और इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। तो गोनियम, अच्छा स्पर्मेटोगोनियम बनाया किसने? PGC ने। अब ये स्पर्मेटोगोनियम की अगर अपन बात करें तो इसको अपन को सबसे पहले कौन सा फेज होता है? मल्टीप्लीकेशन, नंबर इंक्रीज करो। तो नंबर इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, क्या करवाएंगे हम? माइटोसिस। बात समझ में आ गई? तो यहां पे जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, तो माइटोसिस से क्या होता है कि हम ये बात करते हैं कि यहां पे दो तरीके की सेल बनेगी। ठीक है, एक बनेगी यहां पे स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए, और एक बनेगी यहां पे स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, नोटिस करने वाली बात यह है कि मान लो कि इनकी हर एक सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद में स्पर्म बना लेती है।
बनाने के बाद में ये जगह तो खाली रह जाएगी, और ये पूरा पूरा प्रोसेस जो होता है थ्रू आउट लाइफ चलता है, तो इसकी जगह वापस भी तो किसी को लेनी पड़ेगी ताकि वो ये सेम प्रोसेस वापस रिपीट करती चले। तो इस सेम प्रोसेस को रिपीट कराने के लिए जो स्पर्मेटोगोनियम है ये जाकर के इसकी जगह पे बैठ जाती है, और बैठने का मतलब ये होता है कि जब जब स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होगी तब तब टाइप ए क्या करेगा, वहां जाएगा, वहां जाके बैठ जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए ये थ्रू आउट क्या चलता है, लाइफ चलता है। क्लियर है भाई बात को? अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें ऐसा हो रहा है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में हुआ क्या, माइटोसिस हुआ, नंबर बढ़ा, नंबर बनने के बाद में ए वाला जो था वो जाकर के कहां चला गया, वापस अपनी जगह पे जहां पे। अब इन सेल की अगर अपन प्लॉइडी की अगर अपन बात करें, तो माइटोसिस के अंदर अगर अपन ये बात करें तो प्लॉइडी कैसी रहती है, सेम इक्वेशनल डिवीजन, तो ये भी क्या होगा 2n और 46, ये भी क्या होगा 2n और 46। अब दूसरा फेज जो स्टार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रोथ फेज। अच्छा, ग्रोथ किस में होगी, इसमें या इसमें, हाल फिलहाल के लिए इसमें। जब ये वापस डिवाइड होकर के आएगी तो इसी का ही एक सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो साइज क्या होगा इसके अंदर, इंक्रीज होगा। अब एक साइंस के अंदर एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं हाइपरप्लेशिया, और एक होती है हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी। तो एक एक अपन जो हाइपरट्रॉफी होती है उसमें सेल का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और हाइपरप्लेशिया का मतलब सेल का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। कहीं कहीं पे आपको हाइपरट्रॉफी भी शब्द सुनने को मिल सकता है। तो यहां पे हुआ क्या, ये क्या करेगा, अपना साइज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि ये जो सेल था पहले अपने घर पे था, छुट्टियां हुई, छुट्टियां होने के बाद नानी के घर गया और मोटा ताजा होकर के वापस आ गया। ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्म बढ़ गया। तो इस पूरी की पूरी फेज को अपन क्या बोलते हैं, इस फेज को अपन बोलते हैं ग्रोथ फेज बोलते हैं। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको, ग्रोथ फेज बोलते हैं। अब ये ग्रोथ फेज के बाद में क्या है, इसके अंदर के कंटेंट की अगर अपन बात करें तो 2n है और ये भी 46 है। तो ये जो इंक्रीज जो साइज जो सेल है इसको अपन एक नाम से जानते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कि अगर आपसे ये पूछे प्लॉइडी पूछे, तो प्लॉइडी कैसी होती है इसकी, डिप्लॉइड, यानी 2n होती है, और क्रोमोसोम के नंबर कितना होता है इसके अंदर, 46 होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब जैसे ही नंबर, अब देखो क्या है कि सेल डिवीजन का एक रूल होता है। हम जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां पे हम 3 थ्योरी पढ़ते हैं। एक अपन पढ़ते हैं कर्ण प्लाज्म थ्योरी, ठीक है ना, एक अपन पढ़ते हैं उसके अंदर कैरियो, मतलब एक उसके अंदर पढ़ते हैं कि जो अपने न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी पढ़ते हैं, और एक अपन पढ़ते हैं उसके अंदर सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी पढ़ते हैं, सरफेस वॉल्यूम थ्योरी पढ़ते हैं। तीनों की तीनों थ्योरी ये बोलती है कि जब जब सेल ने साइज इंक्रीज करा है, तब तब उसके अंदर जो न्यूक्लियस का सेल के ऊपर कंट्रोल जो था वो खो गया। ठीक है, इसको ऐसे समझो, मान लो कि आपका घर अभी 4 मेंबर है। ठीक है, अभी आपके घर को कंट्रोल करने वाले या तो आपके पापा है या फिर आपकी मम्मी या दादी भी मान लो। ठीक है ना, अब मान लो कि उस घर के अंदर मेंबर इंक्रीज होने लगे और उस मुखिया की बात सुनना बंद कर दी। अब वो मुखिया क्या करेगा कि यार ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, तो इसको क्या करो कि इन सब का ग्रुप बना दो, और ग्रुप बनाने के बाद में हर एक ग्रुप का एक मुखिया बना दो। तो अगर मान लो कि सेल के अंदर पहले अगर 4 लोग थे, यानी घर के अंदर 4 लोग थे, बाद में 8 हो गए, और उस आदमी की चलना बंद हो गई या फिर उस औरत की चलना बंद हो गई, तो उसने क्या करा, उसका विभाजन कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया, अलग अलग घर दिला दिया, तो विभाजन कर दिया। अब उस हर एक सेल का, हर एक घर का क्या है, एक सेंटर है जिसको अपन कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ हाउस बोलते हैं, वो उसको कंट्रोल कर दे। तो कुल मिलाकर के सेल का कंट्रोल आउट ऑफ रीच ना हो जाए, इसलिए सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। लेकिन फिर क्या होती है, एनसीईआरटी बात बोलती है कि यार ये सब चीजें जेनेटिक कंट्रोल है, यानी जेनेटिक कंट्रोल पे होता है। जेनेटिक कंट्रोल का मतलब ये इंफॉर्मेशन किसके पास में पड़ी होगी, डीएनए। डीएनए क्या बनाता है, आरएनए। आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। और प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो 2 तरीके की प्रोटीन देखी गई है, एक होती है साइक्लिन और एक होती है सीडीके, जो अपन सेल डिवीजन में पढ़ते हैं कि इसकी बदौलत क्या होता है, सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। तो मैंने आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे दिया कि सेल डिवाइड क्यों करेगी। अब इस सेल को डिवाइड करने के लिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, अगर अपन ये बात करें तो एक डिवीजन होगा जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं मियोसिस
फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई? मियोसिस बात फर्स्ट समझ में आ गया। अब मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, आधे, और डीएनए कंटेंट भी क्या हो जाता है, आधा। ठीक है ना? तो अगर अपन ये बात करें, इसको अपन बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में हुआ क्या, यहां पे हमारे को दो सेल मिलेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे बना लेते हैं, दो सेल मिली। ठीक है, एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। अब मेरे को ये बताओ कि दोनों सेल के अंदर प्लॉइडी कितनी होगी, एन या 2n? एन। और क्रोमोसोम का नंबर 46 या फिर 23? 23। बात समझ में आ गई? तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बनेगा ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये भी हैप्लॉइड। ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी कितनी होती है, कितनी होती है, एन। ठीक है ना, हैप्लॉइड होता है और क्रोमोसोम कितने होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम के हाफ। ठीक है, सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। तो अब यहां पे क्या होगा कि अब ये इधर क्या होता है, मियोसिस दो पारी के अंदर चलता है। दो पारी का मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को अपन बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और मियोसिस सेकंड जो होता है बिल्कुल हूबहू होता है किसके, माइटोसिस के। तो यहां पे चलेगा अब मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड चलने के बाद में यहां पे हर एक सेल से क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे। इससे भी क्या बनेगी, दो सेल बनेगी, और इससे भी क्या बनेगी, दो सेल बनेगी। ठीक है, यहां पे ये और ये, और मियोसिस सेकंड जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है किसके, माइटोसिस के। तो आप मेरे को ये बताओ कि यहां पे प्लॉइडी कितनी होगी, एन या एन बाई टू? एन या एन बाई टू? एन नहीं होगी, क्योंकि एन बाई टू जैसा कुछ होता नहीं है। एन होगा, ये भी एन, ये भी एन, और ये भी एन। इसके अंदर क्रोमोसोम 23, 23, 23 और 23। अब मियोसिस सेकंड से बना है तो ये और ये सेल सिमिलर, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपको ये बताना है कि भाई एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनते हैं, 4। किस कौन से डिवीजन से, मियोसिस। ठीक है ना? तो हमारे को ये जो है ये भी क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। इतनी बात समझ में आ गई? अब या तो इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलो, या फिर अगर अपन ये बात कर सकते हैं ओवरऑल इसको अपन एक अलग से नाम भी जान सकते हैं। ठीक है ना, वो मत लिखना। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, दो सेकेंडरी, और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। लेकिन ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ठीक है ना, क्योंकि जितने क्रोमोसोम इसके अंदर है और जितने क्रोमोसोम इसके अंदर। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, वापस से देख लो। स्पर्मेटोगोनियम, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज, किसमें हुई ग्रोथ, स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। उससे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन गए, स्पर्मेटिड बन गए। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या इतनी बात क्लियर है? हमने यही पढ़ा, स्पर्मेटिड तक का बनना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। लेकिन इसका थोपड़ा जब अपन देखेंगे, यानी शक्ल जब आप देखोगे, तो कहीं से भी स्पर्म जैसा तो नहीं दिख रहा। तो इसको क्या करवाना पड़ेगा अपन को, अभी इसको चेंज कराना पड़ेगा। अब जैसे अपन ने ग्रोथ फेज पढ़ी, तो ग्रोथ फेज में क्या चीज बनती है, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, अगर अपन ये बात करते हैं प्राइमरी, तो प्राइमरी से पूरा का पूरा आगे वाला प्रोसेस को अपन बोलते हैं, जो यहां पे ग्रोथ फेज के बाद में जो फेज आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। तो अभी अपन मैच्योरेशन फेज के अपन ये बात कर रहे हैं, हमने स्पर्मेटेड बना दिया। अब मैच्योरेशन फेज के अंदर दूसरा स्टेप जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, स्पर्मियोजेनेसिस। इतनी बात क्लियर है? लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो। ठीक है,
तो मैच्योरेशन फेज के अंदर हुआ क्या कि मतलब अभी भी मैच्योरेशन फेज बचा हुआ है। इस मैच्योरेशन फेज के अंदर आप देख रहे हो अपन ये बोल रहे धीरे 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 कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अब यहां से स्पर्मेटेड से अपन क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, जिस फेज को अपन बोलते हैं, मतलब मैच्योरेशन का पार्ट है डिफरेंशिएशन फेज बोलते हैं। मतलब मैच्योरेशन में भी अपन ये बोल रहे हैं हर चीज क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है। अब इसको इस डायग्राम से देखो, ये स्पर्मेटोगोनियम था, स्पर्मेटोगोनियम ने डिवाइड करा तो कुछ ना कुछ क्या बना होगा, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने डिवाइड किया होगा तो क्या बनाया होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने डिवाइड किया होगा और क्या बनाया होगा, ठीक है, अपने स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड आगे जाकर के क्या बना लेगा, ऐसा ऐसा स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। समझ में आया? तो 4 स्टेप के अंदर क्या होता है, तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से स्पर्मेटो अपन स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजो। ये स्पर्मेटोजोआ यहां से निकल करके इस सर्टोली सेल जो होती है उसके हेड में जाकर के ऐसा अटैच हो जाता है। और यहां पे क्या होता है, नरिशमेंट मिलता रहता है, क्योंकि बंद तो गया, अब इसको नरिशमेंट की जरूरत है। तो वो चीज भी आगे अपन सीखते हैं। ठीक, तो यहां पे अपन ये बात कर रहे हैं उसी मैच्योरेशन फेज की। ठीक है, तो अभी अपन ने लास्ट स्ट्रक्चर जो बनाया है, ठीक है, अगर अपन एक ही की अपन बात करें तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बना है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिड बोल रहे हैं। अच्छा, स्पर्मेटिड की अपन को ये बताओ कि हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड। ये एन है और क्रोमोसोम कितना है, 23। ठीक है ना, एन है और 23 है। अब इसमें क्या होगा कि ये कहीं से भी देखेंगे तो ये स्पर्म जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन करवाने के लिए अगर अपन ये बात करें, एक हार्मोन काम आता है एफएसएच। और एफएसएच किसके ऊपर काम करता है, सर्टोली सेल पे। और ये सर्टोली सेल कुछ क्या करती है, फैक्टर रिलीज करती है। ठीक है, जो मैच्योरेशन फैक्टर या डिफरेंशिएशन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या करते हैं, इसके अंदर अपन ये बोलते हैं शेप को चेंज करते हैं, यानी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। यानी ये जो भी सर्कुलर ओवल शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा बन जाएगा, एलोंगेटेड। तो यहां पे कुछ इस तरीके से होगा, ये यहां पे मिडल पीस बनेगा और ऐसे टेल बन जाएगी। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? तो ये अपने पास में क्या बनता है, इसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। और स्पर्मेटोजोआ खुद कैसा है, एन और 23। अच्छा, एन है 23 है तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये हैप्लॉइड। बात समझ में आ गई? हमने पहली लाइन में ये लिखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड स्पर्म का बनना। और हैप्लॉइड स्पर्म का मतलब क्या हो गया, किसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल अपन स्पर्मेटोजोआ की बात कर रहे हैं। तो ये एलोंगेटेड होता है, ठीक है ना, एलोंगेशन हो जाता है, यानी एलोंगेटेड होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि हम सेल वाले टॉपिक में भी पढ़ते हैं कि गोल्जी बॉडी क्या करती है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो और क्या होता है कि एक्रोसोम एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेड के पास चला जाता है। अभी अपन उसकी भी अपन बात करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमने ये जो बनाया, और यहाँ पे अभी तक ये कौन सा फेज चल रहा है जो अपन ने पहले अपन ने बात करी थी, ये यहां पे जाकर के मैच्योरेशन फेज खत्म होता है। मैच्योरेशन फेज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि मैच्योरेशन फेज किस तरीके से चला? ठीक है भाई, समझ में आ गया ये आपको? ठीक है, चल अब स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में। और स्पर्म के स्ट्रक्चर के बाद में जब अपन अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको कि इतने स्पर्मेटोगोनियम है तो इतने स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने स्पर जो आपको मियोसिस माइटोसिस चाहिए वो चीज। ठीक है, तो ये तो अपने पास में स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो गया। अब हेडिंग लगाओ इसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब ह्यूमन स्पर्म की अपन बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक एलोंगेटेड स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब स्पर्म के अगर अपन स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे को इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है हेड, एक होता है इसके अंदर मिडल पीस, ठीक है, और पीस की स्पेलिंग सही है क्या?
PEI क्या होती है स्पेलिंग इसकी? PIE, हाँ PICEA, PCA, PEI, PI, PEI, ये तो कहीं से भी इस पर यही होती है क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ ठीक है, तो मिडल पीस हो गया, और इसके पास में क्या होती है? टेल होती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो इसके पास में क्या क्या चीज होता है? मिडल पीस होता है, हेड होता है, और ये चीज होता है। स्पेलिंग खोटी है, ठीक है, नहीं सही नहीं होती। तुमसे ही पूछ रहा था, ये होती है इस केस में, ठीक है, पीस, ठीक है। अब हो सकता होगा जो भी स्पेलिंग है, अपन स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना अपने को, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, हेड पार्ट होता है, मिडल पीस वाला पार्ट होता है, और ये कैसा होता है? टेल। अगर देखा गया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एलोंगेटेड होता है, और स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मैं इसकी फोटो बनाता हूँ, साथ साथ में आप भी बनाना चाहो तो बना लेना। ठीक है, ये है अपने पास में इसका स्ट्रक्चर। अब देखो, इसके स्ट्रक्चर की जब अपन बात करते हैं, तो ये जो पार्ट है इसका, ये हेड पार्ट है, इतना इतना, ये हेड है। ये जो पार्ट एक छोटी सी इसके पास में क्या होती है? नेक होती है। ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं मिडल, यही होती होगी मेरे हिसाब से, जो भी है, ठीक है, मिडल पीस। और ये जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं? टेल, ठीक है। अब खास बात क्या है, दो तीन चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी। इसके हेड के पास में देखोगे
तो इसके हेड के बिल्कुल एंटीरियर साइड पे, ठीक है, यहाँ पे एंटीरियर पार्ट पे, हेड के एंटीरियर पार्ट पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्रोजोम बोलते हैं, ठीक है। एक्रोजोम हमने पहले भी पढ़ा था। एक्रोजोम की अगर अपन बात करें तो एक्रोजोम क्या होता है, ठीक है, ठीक है ना, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी, ठीक है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। इस मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी के अंदर की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम फील्ड होते हैं, और इन एंजाइम को अपन बोलते हैं स्पर्म लाइसिन, ठीक है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ठीक है। स्पर्म लाइसिन एंजाइम नाम जरूर ध्यान रखना। स्पर्म लाइसिन एंजाइम की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर होता है हाई ल्यूरोनिडेस, नहीं डेस एंजाइम, ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसको अपन सीपीई भी बोलते हैं, और जोना लाइसिन, ठीक है ना। ये कुछ एंजाइम होते हैं जो कि ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म का इंटीरियर पार्ट होता है एक्रोजोम। इस एक्रोजोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम फील्ड होते हैं। एंजाइम फील्ड की अगर अपन ये बात करें तो एंजाइम जो होते हैं इसके अंदर, इसके एंजाइम को अपन बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। और स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो होते हैं उनके अंदर तीन पार्ट होते हैं, हाई ल्यूरोनिडेस मतलब मोस्टली, कोरोना पेनिट्रेटिंग और जोना लाइसिन, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा जो स्पर्म है, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड स्ट्रक्चर है, यानी ये क्या होता है, एक तरीके से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज मैं बात करता हूं, तो अपन ये बात करते हैं कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसी के हेड के पास में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस भी कैसा होता है, हैप्लॉइड, ठीक है ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जिसमें इसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके नेक वाले रीजन की अगर अपन बात करें तो नेक बहुत छोटी सी इसकी गर्दन होती है। अब इसके गर्दन के साथ साथ में अगर अपन ये बात करें, इसके नेक वाले रीजन में दो हमारे को ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये जो अपने पास में है सेंट्रियोल है, ये जो है इसको अपन बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। और ये जो है इसको अपन बोलते हैं डिस्टल या डिस्टल सेंट्रियोल। तो दो सेंट्रियोल होते हैं, ये ध्यान रखना। हर सेंट्रियोल का अपना अपना काम होता है, जैसे कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की अगर अपन बात करें तो इसका काम होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है जाइगोट के अंदर, क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट कराना। तो ये क्या करवाता है, स्टार्ट क्लीवेज डिवीजन, ठीक है ना, इसके लिए होता है। और डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, ये अपने डैश डैश जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, ठीक है ना, इसका फॉर्मेशन कराता है। तो ये क्या करवाता है, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। अब इस एक्सियल फिलामेंट के बाहर की तरफ आप देख रहे हो कि ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है येलो कलर से। तो ये जो स्पाइरली अरेंज क्या होते हैं, ये स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी। ये क्या देता है, एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, यानी स्पर्म को मूवमेंट करवाने के लिए क्या करवाता है, ये आपके एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ये जो डैश वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक्सियल फिलामेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब ये जो स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया एक शीट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो इस शीट को अपन बोलते हैं नेबरकन या नेबरकुन शीट बोलते हैं। नेबरकुन शीट है क्या चीज, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक्सियल फिलामेंट के बाहर की तरफ एक ढाल की तरह
एक शीट की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेबरगन शीट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी देने का इसके टेल के मूवमेंट के अंदर। यहां पे आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। ठीक है भाई, रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं। और ये रिंग सेंट्रियोल से क्या होता है, एक अपने टेल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, और टेल का काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ। क्या इतनी बात क्लियर? इसको भी देख लो, लिख लो, करते हैं। ठीक है, तो टेल का काम क्या होता है, मूवमेंट का। अब इस मिडिल पीस वाले एरिया में देखो, इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म की एक थिन लेयर हो जाती है। ठीक है, एक थिन साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं मेंचिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास में, स्पर्म है। और स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर हेड हो गया, मिडल पीस हो गया, और टेल वाला पार्ट हो गया इसके अंदर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो है स्पर्म, अपन ने पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म कर लिया, हार्मोन से लेकर के ये चीज। ठीक है, तो अपन ने स्टार्ट कहां से किया था, कि यहां से। ठीक है, हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस के बाद में हमने देखा कौन स्टार्ट करवाता है, ये हमने एक एम्ब्रियोनिक जो उस समय का जो डायग्राम था उस देखा, कहाँ पे बनती है। हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस में कितने फेजेस होते हैं। फिर गैमेटोजेनेसिस के अंदर हार्मोनल रेगुलेशन देखा, ओवरऑल हार्मोनल रेगुलेशन। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, कहाँ होता है, कौन कराता है, कितनी फेज, कौन सा क्या प्रोसेस होता है, हार्मोनल रेगुलेशन देखा। हार्मोनल रेगुलेशन के बाद में हमने ये प्रोसेस देखा कि किस तरीके से स्टार्ट होता है, और हमने लास्ट में ये स्पर्म और स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो इतना जो होता है अपने पास में स्पर्मेटोजेनेसिस, बाकी अपन oogenesis जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।